स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर बुक लेकर आई हूँ। आज की क्लास में मैं टॉपिक नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, जिसमें है बिहार संपादकीय समाचार। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार संपादकीय समाचार। आज का टॉपिक 2 जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बिहार संपादकीय समाचार में छोटे छोटे टॉपिक करके बहुत सारे इसमें न्यूज दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूज जो है इसमें हो जाएगा बापू टावर के बारे में बताया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है, जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट है। यह शंकुकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन G+6 भी शामिल है। नोट में देखेंगे, विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है। इसके निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ पर बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। बापू टावर के बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंग में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। टावर के 5 रैंप। पहला रैंप में देखेंगे, रैंप पहला है गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि। रैंप 2 में देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध पर भारत पर असर और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। रैंप 3 है गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि। रैंप 4 में देखेंगे बिहार में गांधी, प्रार्थना सभा में गांधी और माउंटेन गांधी मुलाकात। रैंप 5 में देखेंगे गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि। अब देखेंगे तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की है। यह 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि सर्वे किया गया है। यह 28 जिलों के 84 आर्द्रभूमि में सर्वे किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे, बिहार के जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली है। बिहार में जो है जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली है। इनमें 19 प्रजातियां संकट। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। कुछ संकटग्रस्त जातियां ग्रेटेड एजुटेटेड, कमान पोर्चार्ड, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फॉल्केटेड डक आदि पक्षी हैं। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण से खतरे में हैं। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है। अब देखेंगे बिहार में रामसर स्थल। बिहार में 2 आर्द्रभूमि स्थल हैं। नागी और नकटी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं। नागी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है, जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। वेटलैंड जो है यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए। 1984 में वेटलैंड को नकटी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है। यह 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ
6,938 पक्षी पाए गए। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी एल्फिस मैक्सिमम इंडिकस को एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। 1984 में इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नोट में देखेंगे बेगूसराय जिले के कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला राम स्थल नामित किया गया था। कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। श्री सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। इनका जन्म 5 जनवरी 1952 पटना में हुआ था। वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल के विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2013 तक और 2017 से 2020 तक रहे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी थी। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विधान परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। प्रकाशित पुस्तकें में देखेंगे क्या बिहार भी असम बनेगा और आरक्षण। पटवा टोली। बिहार के गया स्थित पटवा टोली गाँव IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गई। इस गांव में लगभग हर घर से IIT प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं। गांव के पहले IIT उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया। वृक्षवेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से IIT प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला है। फिल्म का निर्देशन सिंजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की मदद से किया है। आगे देखेंगे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। अनुसूचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपये के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यदि कोई संस्था संगठित अपराध के करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। बिहार फिल्म महोत्सव नीति 2024। तो चलिए अब देखते हैं बिहार। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थल बनाना है और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना, पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो और इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 2.50 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग
दिवस राज्य में ही हो, यानी कि 75% फिल्म का शूटिंग जो है राज्य में ही हो। दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2.75 करोड़ रुपया या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान इसमें है 3.50 करोड़ रुपया या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 4 करोड़ रुपये या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% की शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जी इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान अधिकतम 25% होगी। राज्य में टीवी धारावाहिकों शो के लिए सब्सिडी 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम है और राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिनों की शूटिंग हो। 1 करोड़ तक या कुल निर्माण लागत का 25% जो भी कम हो और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। OTT के लिए सब्सिडी 2 करोड़ तक का निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्य में शूटिंग के 30 दिवस। 3 करोड़ तक या निर्माण लागत का 25% और इसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या राज्य में शूट के 60 दिवस। हर वर्ष रोचक एवं तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के लिए निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। बिहार लघु उद्यमी योजना, तो चलिए इसे देखते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसीलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपये एवं 24 में 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त परियोजना का 25%, द्वितीय किस्त परियोजना का 50% और तृतीय किस्त परियोजना का 25%। केवल बिहार के निवासियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6000 रुपये से कम होनी चाहिए। डिवाइस में देखेंगे। नीतीश डिवाइस में देखेंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया है। मुख्य विशेषताएं में देखेंगे। यह एक पेंडेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीटवेव और शीतलहर के बारे में सचेत करेगा। नोट में देखेंगे। यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीके से अलर्ट करेगा। यह वॉइस मैसेज भेजेगा। इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी। यह अगले 5 वर्ष तक बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना, वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। बिहार के 6 जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए PME बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई।
मिशन 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। लक्ष्य में देखेंगे, यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हों। पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, 2 पहिया वाहन के लिए 5,000 रुपया प्रति किलोमीटर घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि मिलेगा। यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट दी गई है। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, 4 पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि, जिसकी अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये है। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन पर मोटर वाहन कर में 75% तक की छूट दी जाएगी। सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देय होगा। बिहार IT 2024 नीति। बिहार सरकार ने IT और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में एक नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्ष तक लागू रहेगी। इस नीति के प्रावधान नए IT पॉलिसी के अंतर्गत IT क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपये निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगी। इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपये जो भी कम होगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के लिए अधीन EPF और ESI के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्येक रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन को विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। 30 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। बिहार आपदा नियंत्रण अधिनियम 2024। यह अधिनियम बिहार के केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्व पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों को शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्य विशेषता में देखेंगे, यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना। पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। बिहार पुलिस सुरक्षा प्रवर्तन अधिनियम 2024। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने और उसका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगा। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधन या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफ़ॉल्ट के लिए, बाद के महीने के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। आगे देखेंगे बिहार नई पर्यटन नीति। नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय
पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। प्रमुख प्रावधान देखेंगे 10 करोड़ रुपये तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपया है। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान और अधिकतम सीमा 25 करोड़। न्यूनतम 75 लाख रुपये के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ किया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर व पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत निम्न योजना शामिल हैं। पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। तीसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। चौथा हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और पांचवा हो जाएगा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अर्हता में देखेंगे आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष हो। इसकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP अथवा PVT LTD कंपनी हो। आवेदक अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकते हैं। वित्तीय सहायता आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नीति जारी की है। इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन पूंजी निवेश अनुदान अस्थायी पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपया है। ब्याज अनुदान में देखेंगे ऋण पर 10% या वास्तविक ब्याज दर अधिकतम 60 करोड़ रुपया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत निम्नलिखित ढांचा तैयार किए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, तीसरा है ग्रेड ए वेयर हाउस, चौथा है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, पांचवा है लॉजिस्टिक पार्क और छठा है कोल्ड चेन सुविधा। आगे देखेंगे 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र, जिसका स्रोत हो जाएगा नीति आयोग। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। यह पेपर नीति आयोग ने UNDP के सहयोग से तैयार किया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन और स्थिति देखेंगे। पहला में है बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरा है बिहार ने हेड काउंट अनुपात में सबसे अधिक गिरावट का दर्ज किया है। तीसरा है बिहार हेड काउंट अनुपात प्रतिशत में देखेंगे 2005-06 में 78.28 हो जाएगा और 2015-16 में 51.89 हो जाएगा। 2019 और 21 में देखेंगे 33.76 हो जाएगा और 2022-23 में अनुमानित हो जाएगा 26.59। बिहार में पिछले 5 वर्ष में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश 3.34 करोड़ था क्या दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का आंकड़ा है।
आगे देखेंगे जनसंख्या अनुपात का अर्थ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुपात होता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट 2023 इसे भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संकलन जुलाई 2023 में जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आधार पर तैयार की गई है, यानी कि 2019 और 21 पे तैयार। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वर्ष 2013-14 में 56.34% आबादी, जबकि 2022-23 तक गरीबी का प्रतिशत कम होकर 26.59% रह गया है। सबसे ज़्यादा गरीब घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान आता है। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 यह पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय की पहल है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहरों को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कृत किया जाता है। प्रथम श्रेणी में 10 लाख जनसंख्या प्लस में देखेंगे। प्रथम श्रेणी पटना का है, रैंक 10वां हो जाएगा और फाइनल अंक 176 है। द्वितीय श्रेणी में देखेंगे 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या पर, जिसमें गया हो जाएगा 8वां रैंक पे और इसका फाइनल अंक हो जाएगा 185.5। मुजफ्फरपुर हो जाएगा 32वां रैंक पे, जिसका फाइनल अंक हो जाएगा 147.4। तृतीय श्रेणी में देखेंगे 3 लाख से कम जनसंख्या वाले में पटना साहिब, जिसका रैंक 40 हो जाएगा और फाइनल अंक हो जाएगा 102.6। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इंदौर और सूरत ने संयुक्त रूप से भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। बिहार के संदर्भ में बिहार देश में 15वें स्थान पे है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल 262वीं रैंक प्राप्त हुआ है। पटना ने 446 प्रमुख शहर में 77वीं रैंक हासिल की है। पटना ने 9500 से 6320.9 अंक हासिल किया है। पटना को कचरा मुक्त शहर और वाटर प्लस टैग में प्रमाण मिला है। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया है। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ODF मुक्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त प्रमाण भी मिला है। पटना ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6ठा स्थान हासिल किया है, जिसमें 70.10 अंक हासिल किया है। अन्य शहरों का ओवरऑल प्रदर्शन में देखेंगे गया 272वां रैंक पर, बक्सर 299 रैंक पर और खगड़िया 434वें रैंक पे है। SDG सूचकांक 4.0 यह सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक हो जाएगा विकसित भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा UNDP के सहयोग से जारी किया गया है। राज्यों में प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। बिहार का प्रदर्शन, बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पे है। बिहार को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। बिहार SDGI में 39 अंक और SDG2 में 24 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पे है। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे 41% हैं। 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे जो हैं, इनका प्रतिशत हो जाएगा 42.90%। बिहार का मातृ मृत्यु दर हो जाएगा 118। 5 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर हो जाएगा 30। आगे देखेंगे जीवन प्रत्याशा
50 वर्ष है और जन्म के समय लिंग अनुपात 908 है। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय जो है 100% है। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी 88.26% है। SDG 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर 50 से नीचे है। ग्रीन बजट 2024-25 बिहार 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 आसपास आर्द्र भूमि है। 4526 के आसपास आर्द्र भूमियाँ हैं। आगे देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है, जो इसके भूमि क्षेत्र का 14.75% है। वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधे में पाया जाता है, जो 2021 में 56.88 मिलियन टन था। मृदा कार्बन में कार्बन की अधिकतम मात्रा जो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन पुल का 63 वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें 2023 के दौरान 44.76% निष्कर्षण दर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। BSPCB राज्य ने 23 राज्यों में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। पश्चिमी चंपारण जिले में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र भी की स्थापना की गई है। ग्रीन बजट 2024-25 प्रावधान वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रीन बजट के लिए कुल आवंटन 13,823.39 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि 2024-25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा 4.69% था। बिहार में ग्रीन बजट का प्रदर्शन 2024-25 वर्ग में देखेंगे योजनाओं की संख्या और कुल हरित बजट में देखेंगे ए पूरी तरह समर्पित, जिसमें 90 हो जाएगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं इससे आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे देखेंगे राज्य हरित बजट 2024-25 को निम्न रूप में बांटकर प्राथमिकता दी गई है। हरित आवंटन 24.65% है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 90.24% है। हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण 40.83% है। सतत भूमि परियोजना 40.03% है। जलवायु परिवर्तन शमन 10.82% है। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन 6.61% है। वायु और जल प्रदूषण 6.01% है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण 3.8% है। बाल कल्याण बजट 2024-25 बिहार में 2013-14 से बाल बजट की शुरुआत हुई है। पिछले 10 साल में यानी 2013-14 से 2022-23 के बीच बच्चों पर होने वाले खर्च में सालाना 20.50% की 20.50% की दर से बढ़ोतरी हुई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से बच्चों के लिए कुछ संकेतक शिशु मृत्यु पुरुष 26 और महिला 29। सकल नामांकन अनुपात में हो जाएगा 95.1, पुरुष और महिला हो जाएगी 97.4। सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में देखेंगे 63.1 पुरुष हो जाएंगे और 66.8 महिला हो जाएगी। आगे देखेंगे प्रमुख उपलब्धियां। बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2015 में 42 प्रति 1000
जन्मों से घटकर 2020 में 27 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर की आ गई है। बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अब अप्रत्याशित गिरावट आई है, जो 2015 में 12.0 प्रति 1000 जीवित जन्मों से घटकर 2020 में 6.9 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई है। बिहार में 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11.6% से बढ़कर 2019-20 में 71.0% हो गया है, जो 59.44% अंकों की वृद्धि हुई है। बच्चों में बौनापन 2005-6 में 55.6% से 12.7% अंक घटकर 2019-20 में 42.9% हो गया है। NFHS के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015-16 में 43.9% से घटकर 2019-20 में 41.0% हो गई है, जो 2.9% अंक की गिरावट है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन 190.23 लाख रहा है, जिसमें 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख लड़कियां हैं। प्राथमिक स्तर पर लैंगिक अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से घटकर 2022-23 में 4.76 लाख हो गया। प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई है, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में सभी छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक में ड्रॉप आउट में 2015-16 में 42.2% से 39.4% अंक की गिरावट आई है, जो 2022-23 में 2.77% हो गई है। माध्यमिक स्तर पर भी 2015-16 में 2022-23 के बीच गिरावट 40.0% आंकी गई है अंकों की है। 2022-23 में पिछले रुझान को बदलते हुए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ड्रॉप आउट लड़कों की तुलना में कम है। छात्रों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए 11 नवंबर 2022 को बैगलेस सेफ सैटरडे को अवधारणा शुरू की गई है। यहाँ पर बैगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा शुरू की गई है। अक्टूबर 2022 से सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक PTM शुरू की गई है। बाल बजट एक नज़र। बच्चों पर कुल व्यय 20.5% की वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 47,847.6 करोड़ रुपये हो गया है। 10 वर्ष में औसतन बाल विकास पर व्यय का हिस्सा कुल राज्य बजट का 16% हो गया है। इसी अवधि में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 2013-14 में 1559 रुपये से 5.9 गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 9131 रुपया हो गया। वर्ष 2022-23 में कुल राज्य बजट में बच्चों का हिस्सा 20.6% रहा। बाल बजट योजनाओं का वितरण 2024-25। स्थापना एवं प्रतिवर्ष व्यय 50%, राज्य योजना 11% और केंद्र प्रायोजक परियोजना प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजना 39% है। वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष विभागों का आवंटन शिक्षा विभाग में हो जाएगा 43,364.70 करोड़ रुपया, पंचायती राज में हो जाएगा 4386 करोड़ रुपया, समाज कल्याण में हो जाएगा 3176.94 करोड़ रुपया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बिहार का प्रदर्शन। राज्य में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के डाटाबेस के आधार पर चयनित परिवारों को सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को संस्थागत इलाज के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है। राज्य में कुल 40.55 लाख परिवारों के 86.59 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड निर्गत किया जा चुका है। राज्य में कुल 607 सरकारी एवं 344 गैर सरकारी अस्पताल अर्थात कुल 951 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर, कार्यपालक सहायता एवं जीविका दीदियों का सहयोग लिया जा रहा है। आगे देखेंगे जीविका बजट 2024-25 में किए गए नए प्रावधान। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1.03 लाख नए समूहों का गठन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदियों को बीमा से आच्छादित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीविका दीदियों द्वारा लगभग 2000 नए ग्राहक सेवा केंद्र खोले जाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिसरण कर अब तक कुल 194 जीविका दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 50 नए जीविका दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य है। कोइलवर गाँव गैरोल में जीविका दीदी का सिलाई घर संचालित है, जिसमें 700 जीविका दीदियां कार्य कर रही हैं। जीविका द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 35,000 युवाओं को प्रशिक्षण कर नए स्वनियोजन करने का लक्ष्य है। जीविका द्वारा राज्य से बाहर 2 केंद्र बिहार प्रवासी संस्थान केंद्र दिल्ली एवं बेल्लोर में स्थापित किया गया है। जीविका दीदी द्वारा अब तक 3.39 करोड़ पौधारोपण किया गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से जीविका दीदियां सोलर लैंप निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त कर सोलर शॉप चला रही हैं। गया जिले में जी-वेयर्स कंपनी की स्थापना की गई है, जो इस उद्यम को संचालित कर रही है। ग्रामीण परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु समुचित सहयोग प्रदान करने एवं कैरियर निर्माण के संबंध में सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका द्वारा बिहार के 32 जिलों में 100 प्रखंड में जीविका लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। जल जीवन हरियाली अभियान को मिलने वाले पुरस्कार। दुबई में संपन्न COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहना मिला है। चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है। 20वें CSIE गवर्नेंस पुरस्कार में परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। टीबी मुक्त पंचायत शुभारंभ। 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत प्रत्येक प्रखंड से 2-2 पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व यक्ष्मा दिवस 2023 के अवसर पर वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में यक्ष्मा उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिला को स्वर्ण पदक, सिवान को रजत पदक तथा पूर्णिया एवं सारण को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अंतर्गत चल रही प्रमुख मेगा परियोजनाओं को देखेंगे, जिसमें है छपरा शहर में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चालू है। पटना जिला अंतर्गत कारगिल चौक, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया PMCH अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटर कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है और इसका लागत हो जाएगा 422 करोड़ रुपया। रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पांडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत अगवानी घाट सुल्तानगंज गंगा सेतु परियोजना के 4 लेन पहुंच पथ का विस्तारित निर्माण कार्य चल रहा है। गंडक नदी पर 17 घाट पुल में अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब देखेंगे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की।
कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को पीरपैंथिया गांव समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय, सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्हें 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई। 2 बार वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वह मुख्यमंत्री बने थे और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से वह मुख्यमंत्री बने। आगे है 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया। उन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसने ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीब को 3% हिस्सा मिला है। भारत रत्न के बारे में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कार की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित थी, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। इनमें ये शामिल हैं: पहला हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा पीवी नरसिंह राव और 5वां MS स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता। मानव प्रयास से किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति। कृषि रोड मैप 4। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्य पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 28 अक्टूबर 2023 को किया गया। चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को शामिल किया गया है। चौथा कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास कराया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तेलहन और पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तेलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कृषि के स्वर्गीय विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधे का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता की गार्डन ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधे को लगाया जाएगा। टिश्यू कल्चर आधारित पौधाशालाओं की स्थापना की जाएगी। कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में चावल, वर्ष 2012-13 में गेहूं, वर्ष 2015-16 में मक्का, वर्ष 2016-17 में मक्का तथा वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। कृषि रोड मैप 3 में 2017 से 23, कृषि रोड मैप 2 हो जाएगा 2012 से 17, कृषि रोड मैप 1 हो जाएगा 2008 से 12। जन स्वराज अभियान में देखेंगे 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर पश्चिम चंपारण के भीतरी हरवा आश्रम से प्रशांत किशोर ने हजारों लोगों के साथ पद यात्रा की शुरुआत की। जन स्वराज अभियान का आगाज बिहार में सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव के लिए ये अभी तक 6500 किलोमीटर चल चुका है और आगे भी अग्रसरित है। इस दौरान यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान,
गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा होते हुए अभी पूर्णिया में चल रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान का दल के रूप में गठन किया गया, जिसमें बिहार के 1 लाख से अधिक जनता वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित है, जिसका आधिकारिक नाम जन स्वराज पार्टी है। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में दलित समाज से आने वाले भारत के पूर्व राजनयिक मनोज भारती मधुबनी के हैं, जिनका चयन किया गया है। जन स्वराज देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अपने संविधान में राइट टू रिकॉल रखा है, जिसके तहत अगर चुनाव जीतने के बाद सदस्य भ्रष्टाचार करेगा तो उसे वापस बुला लिया जाएगा। दल के उम्मीदवार का चयन अमेरिकन सिस्टम के तहत जनता द्वारा सीधे किया जाएगा। प्रशांत किशोर सासाराम के कोनार गांव के रहने वाले हैं। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और इस दौरान केविडिस छात्रावास में रहते थे। आगे चलकर यूएन के लिए पब्लिक हेल्थ ऐप पर करीबन 10 वर्ष काम किया। वर्ष 2012 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सलाहकार रहे। यहीं से उन्होंने चुनाव प्रबंधन कार्य की शुरुआत की। पहले 2012 में CAG संस्था बनाया, फिर 2015 में IPAC बनाया, जिसका निर्माण चुनाव प्रबंधन के लिए किया। इसके बाद कई राजनीतिक दल के सलाहकार रहे, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के और 2015 में महागठबंधन, जिसमें JDU, RJD इत्यादि दल थे। 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, 2018 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के JDU के लिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के लिए, पंजाब में शिवसेना के लिए वर्ष 2020 में और 2021 में बंगाल में TMC और DMK के लिए, तमिलनाडु में इत्यादि किया है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर। स्रोत में देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट पे। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा ने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। वास्तुकार पद्म विभूषण BV दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकाल को डिजाइन किया, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस है, जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला हुआ है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। पूरा विश्वविद्यालय जो है 455 एकड़ में फैला हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं। इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं। कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं। अंतरिम कुलपति हो जाएंगे प्रोफेसर अभय कुमार सिंह। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।